इस लड़के की आंख में गलती से कांच का एक टुकड़ा लग गया, पर किसने सोचा था कि इसे एक जादुई पावर मिल जाएगी। अब ये न सिर्फ चीजों के आर पार देख सकता था, बल्कि उनके अंदर का स्ट्रक्चर भी देख लेता था। यह कहानी जुआंग रुई नाम के एक हैंडसम लड़के से शुरू होती है, जो काफी गरीब और बहुत शर्मीला है। उसे लड़कियों से बात करने में बहुत झिझक होती है, क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हैं और वो चश्मा लगाता है। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है, उसे अचानक याद आता है कि वो अपना फोन उस स्टोर पर भूल गया है जहाँ वो काम करता है। वो वापस स्टोर जाने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो 3 नकाबपोश चोर अंदर घुस आते हैं, जिनका इरादा स्टोर की कीमती पुरानी चीजें चुराने का था। चोरों को अंदाजा नहीं था कि अंदर कोई है, लेकिन जुआंग रुई को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। जुआंग रुई अपनी कल्पना में सोचता है कि उसने अपना चश्मा उतारा, बाहर कूदा और उन तीनों लुटेरों से अकेले भिड़ गया। उसने एक को लात मारी और वो चोर 8 कदम दूर जा गिरा। लुटेरों ने गोलियां भी चलाई, लेकिन वो लगभग सारी गोलियों से बच निकला। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में उसने उन्हीं की बंदूकों से सबको ढेर कर दिया। लेकिन ये सब बस उसका ख्याल था। हकीकत में उसने चोरों की नजर बचाकर चुपके से एंटी थेफ्ट अलार्म बजा दिया। इसके बाद वो तेजी से भागा। चोरों ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चला दी। गोलियों से कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और एक छोटा सा टुकड़ा उसकी आंख के पास से रगड़ता हुआ निकल गया, जिससे वो दर्द के मारे गिर पड़ा। चोर डर के मारे वहाँ से भाग निकले। जब जुआंग रुई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अस्पताल में पाता है। जैसे ही वो बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, रास्ते में हर कोई उसे हैरानी से देखने लगता है। वो उलझन में पड़ जाता है कि सब उसे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। बाथरूम पहुंचकर जब वो आईना देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों पर एक सफेद पट्टी बंधी हुई है। वो दंग रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि आंखों पर पट्टी होने के बावजूद उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जब वो ध्यान लगाता है तो वो दीवारों के आर पार भी देख सकता है। वो बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें तो हमेशा से कमजोर थीं। फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? वो वापस अपने कमरे में आता है, पट्टी हटाता है और अपना चश्मा पहनता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसे चश्मे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुस्से में वो चश्मा उतार देता है। तभी एक डॉक्टर उसे चेक करने आता है, लेकिन जैसे ही जुआंग रुई उसे देखता है, उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं और वो डॉक्टर के मास्क के आर पार देख पाता है। उसे डॉक्टर के चेहरे का एक पिंपल भी साफ दिखता है। हैरान होकर वो डॉक्टर से मास्क हटाने को कहता है, ताकि वो कंफर्म कर सके। और जब डॉक्टर मास्क हटाता है तो जुआंग रुई समझ जाता है कि ये सब सच है, कोई वहम नहीं। अपनी इस जादुई शक्ति को लेकर वो बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। पुलिस ऑफिसर मियाओ फेई को शक हुआ कि वो चोरों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो पूछताछ के लिए अस्पताल आई और उसे एक सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब को देखा, उसे पता चल गया कि वो अंदर से खराब है। जब उसने ये बात कही तो फेई को यकीन नहीं हुआ और उसने उसे खाने को मजबूर किया। जुआंग रुई ने गुस्से में सेब खा लिया और सच में सेब अंदर से सड़ा हुआ निकला, जैसा उसने देखा था। फेई पूरी रात उससे सवाल करती रही कि वो वहाँ क्या कर रहा था, जिससे वो बिल्कुल चिढ़ गया। फेई का मानना था कि वो डकैती का इकलौता गवाह है, इसलिए वो अपनी जांच उसी से शुरू करेगी। अस्पताल से निकलने के बाद जुआंग रुई स्टोर पर अपने बॉस के पास जाता है। उसे तगड़ा झटका लगता है जब उसका बॉस उसे पिछले महीने की सैलरी देता है और उसे काम से निकाल देता है। जुआंग रुई घर आता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल के जूतों की तरफ देखा, उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसे धुंधला दिखने लगा और उसे वो सब नजर आने लगा जो अंकल ने किया था। वो पुरानी एंटीक्स को देखने लगा और जितना ज्यादा वो देखता, उसकी आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें और यादें बिजली की तरह चलने लगती। उसने अपने अंकल से कहा कि वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। एक दिन फुवान एक पुरानी चीज लाया जो एक कस्टमर ने गिरवी रखी थी, ताकि जुआंग रुई, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसे चेक कर सके। जुआंग रुई ने जैसे ही आंखें सिकोड़ कर देखा, उसे उस बर्तन के अंदर का स्ट्रक्चर और उसके बनने का पूरा प्रोसेस साफ दिखने लगा। उसने बताया कि ये तो फैक्ट्री में बनी सस्ती चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं। पर फुवान को बुरा लग गया और बोला कि तुम्हें परख नहीं है। दोनों एंटीक मार्केट गए। वहाँ दुकानदार ने देखते ही 5 उंगलियां उठाई, सिर्फ 5 रुपए, और बोला कि इस 5 रुपए में तो थैला भी साथ देना पड़ेगा, कहीं और जाकर बेचो। तभी मालिक ने झींगुर रखने वाला एक पुराना बर्तन उठाया। जुआंग रुई ने अपनी आंखों से देखा कि वो सच में एक बहुत कीमती पुरानी चीज है। मालिक ने 600 मांगे और उसने तुरंत खरीद लिया। उसी वक्त बिंग बिंग भी उसे खरीदना चाहती थी, पर जुआंग रुई ने मना कर दिया। मिस्टर फान अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इम्प्रेस जमाने के लिए बीच में आए और उस बर्तन के लिए 50,000 देने की पेशकश की। जुआंग रुई को एहसास हुआ कि वो बर्तन काला नहीं बल्कि गहरा लाल है। तभी अंकल दे वहाँ आए और उन्होंने सबको बताया कि ये बर्तन वाकई बहुत कीमती और दुर्लभ है और इसका असली रंग लाल ही है। अंकल दे इतिहास के प्रोफेसर और बीजिंग में पुरानी चीजों के बड़े एक्सपर्ट थे, इसलिए उनकी बात पर सबको भरोसा था। जब मिस्टर फान ने उसे कचरा कहा तो अंकल दे ने सबको उसका असली रूप दिखाने का फैसला किया। तेल से सफाई करने के बाद उसका लाल रंग निखर आया और सबको पता चला कि ये गुआंगशु काल की एक खास कलाकृति है। दुकान का मालिक भी मान गया कि अंकल दे सही कह रहे हैं, ऐसी नायाब चीज की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पुराना दुकानदार ये देखकर जल भुन गया। अंकल दे ने उसे 1 लाख में खरीदना चाहा तो जुआंग रुई के दोस्त ने मिस्टर फान से कहा कि अगर उन्हें चाहिए तो 3 लाख देने होंगे। पुराना मालिक, जिसने उसे 600 में बेचा था, वो भी अब उसे 6 लाख में वापस मांग रहा था। मिस्टर फान को ये अपनी बेइज्जती लगी और उन्होंने हार न मानते हुए 8 लाख की बोली लगा दी। जुआंग रुई का दोस्त यहीं नहीं रुका, उसने अपना वो पुराना पत्थर भी अंकल दे को दिखाया। अंकल ने उसे देख
देखकर अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि इसकी कीमत तो उस बर्तन के अंदर वाले झिंगुर से भी कम है। इसके बाद हुआंग रुई और उसका दोस्त ढेर सारे पैसे आने की खुशी में जमकर पार्टी करने चले गए। हुआंग रुई अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी अचानक उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। उसने चाय के प्याले को देखा, उसे पानी की एक एक बूंद और फूल की पंखुड़ियों की गहराई तक सब कुछ साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ फेई फेई उस डकैती वाले मामले का एक सबूत लेकर जांच के लिए एक दुकान पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि वो पत्थर भले ही साधारण है, लेकिन ये अक्सर जोड़ों में होते हैं, यानी इसका एक दूसरा हिस्सा भी कहीं न कहीं मौजूद है। हुआंग रुई अपने दोस्त के साथ एक एंटीक शॉप पर जाता है, जहां वो देखता है कि लोग कैसे नकली पुराने बर्तन बनाने का ढोंग कर रहे हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां मौजूद एक विदेशी आदमी को आगाह करता है कि वो इसे न खरीदे। दुकान का मालिक गुस्से में पागल हो जाता है और उसे पीटने की धमकी देते हुए नुकसान की भरपाई मांगता है। तभी किस्मत से फेई फेई एक अपराधी का पीछा करते हुए वहां आ जाती है। हुआंग रुई मदद के लिए उसे रोक लेता है, जिसे देख दुकानदार पीछे हट जाता है। फेई फेई को ये बहुत अजीब लगता है कि वो हर जगह हुआंग रुई से ही क्यों टकरा रही है। उसे शक होने लगता है कि शायद वो भी उस डकैती में शामिल था। तभी वो संदिग्ध आदमी मौका पाकर फेई फेई के हाथ से सबूतों वाला बॉक्स छीनकर भागने लगता है। फेई फेई उसका पीछा करती है और एक जोरदार लात मारकर बॉक्स तो वापस ले लेती है, पर चोर भाग निकलता है। वो दोनों फिर से मार्केट गए पैसा कमाने। जुआंग रुई ने एक दुकानदार के हाथ में एक चीज देखी और अपनी पावर से कंफर्म किया कि ये असली है। दुकानदार ने उसके 80 लाख मांगे और कहा कि इंटरनेट पर इसकी कीमत 1 करोड़ तक जाती है, लेकिन जुआंग रुई का दोस्त मना कर देता है कि ये बहुत महंगा है। मगर जुआंग रुई कहता है, मुझ पर भरोसा रख, अगर हम इसे नीलामी में बेचेंगे तो हमें $50,000 मिल सकते हैं। उन्होंने वो कटोरा 69 लाख में खरीद लिया, लेकिन जब वो चाचा डक के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुमने जल्दबाजी कर दी। उन्होंने समझाया कि कटोरा तो असली है पर जुगाड़ है, इसका सिर्फ नीचे का हिस्सा पुराना है, बाकी सब बाद में जोड़ा गया है। जुआंग रुई को समझ आ गया कि सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, नॉलेज भी चाहिए। उसने खूब सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद प्रोफेसर का फोन आया कि एक ऑक्शन हो रही है, वहाँ सीखने को मिलेगा। वहाँ जुआंग रुई की नजर एक ऐसी पेंटिंग पर पड़ी जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, पर उसके पास 3,000 रुपए कम पड़ रहे थे। उसने दुकानदार के साथ मूल भाव करना शुरू कर दिया, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। पर जुआंग रुई को उस पेंटिंग के नीचे कुछ खास दिख रहा था। तभी एक माँ नाम के आदमी ने उसकी मदद की और उन्होंने पेंटिंग खरीद ली। चाचा डक ने देखकर कहा कि पेंटिंग की क्वालिटी अच्छी है, शायद 2-3 हजार मिल जाएं। पर जुआंग रुई ने नोटिस किया कि इसकी फ्रेमिंग बहुत अजीब है, पेंटिंग की ऐसी फ्रेमिंग कभी नहीं की जाती। जुआंग रुई की बात सुनकर प्रोफेसर ने बारीकी से चेक किया तो असली खेल समझ आया। चाचा डक ने जैसे ही हाथ आजमाया, वो एक पेंटिंग 2 में बदल गई। असल में इसे पेंटिंग के अंदर पेंटिंग वाले स्टाइल में छिपाया गया था। ऊपर वाली नकली पेंटिंग तो बस असली वाली को बचाने के लिए एक कवर थी, और नीचे जो निकली वो असली डोंगबा हो की पेंटिंग थी। फू वान ने जब इसकी कीमत पूछी तो पता चला कि बरसों से ऐसी पेंटिंग मार्केट में नहीं आई है, इसकी कीमत करोड़ों में होगी। पास खड़े माँ साहब का मन डोल गया, तुरंत 2.5 करोड़ का ऑफर दे दिया। जुआंग रुई ने मना किया तो वो कीमत बढ़ाने लगे, पर जुआंग रुई ने सीधे कहा, अगर आपको ये चाहिए तो मैं बस 50 लाख लूंगा। भाई, ये उन 3,000 रुपयों का एहसान है जो आपने वक्त पर दिए थे। चाचा डक जुआंग रुई की इस ईमानदारी और दोस्ती को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल लियू झाई के फूंग केन जैसी हैं, जिसे एक कछुए ने वरदान में जादुई आंखें दी थीं, जिससे वो सब कुछ देख सकता है। फेई फेई फिर से उस जगह जाती है जहां चोरों ने उससे सबूत छीना था। उसका दिमाग चकरा रहा है। वो बार बार सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसे रिवाइंड करके सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। उसे किसी भी हाल में उन लोगों का पता लगाना है। हुआंग रुई अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करता है और सारे पैसे उसे संभालने के लिए दे देता है। वो अपने दोस्त को घर का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि उसे अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए गांसू जाना है। तभी किन बिंग बिंग का फोन आता है और वो उससे मिलना चाहती है। उसे पता चलता है कि बिंग बिंग को झिंगुर पसंद है, तो वो उसके लिए अपने हाथ से बना एक लकड़ी का झिंगुर ले जाता है। दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं, लेकिन फान जिया युआन का मालिक उन्हें देख लेता है और हुआंग रुई को धमकी देता है कि वो उसकी लड़की से दूर रहे। इसके बाद वो गांसू पहुंचता है जहां उसका दोस्त उसे रिसीव करता है। उसका दोस्त जानता है कि उसे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए वो उसे घर के पास चल रहे एक खुदाई वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वहाँ एक्सपर्ट्स पुरानी चीजों की तलाश कर रहे होते हैं। जब हुआंग रुई वहाँ पहुँचता है तो उसे प्रोफेसर मेंग मिलती हैं। वो अपने स्टूडेंट को वहाँ देख बहुत खुश होती हैं और उससे इतिहास का एक सवाल पूछती हैं। हुआंग रुई बड़ी आसानी से जवाब दे देता है और उसे पता चलता है कि ये टीम जंग में मारे गए एक सेनापति की कब्र ढूंढ रही है। फेई फेई भी जांच करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और एक बार फिर उसे वहाँ देख हैरान रह जाती है। तीसरी बार ऐसा इत्तेफाक होने पर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। लुटेरों का गैंग भी गांसू में उसे देख लेता है और अपने बॉस को खबर देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सब के पीछे किन बिंग बिंग का हाथ होता है। हुआंग रुई अपनी गोल्डन आईज से जमीन को देखता है और उसे जमीन के नीचे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे वहाँ कोई कब्र हो। वो ये बात प्रोफेसर मेंग को बताता है। वो बहुत खुश होती हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती हैं। लुटेरों का गैंग भी उसी कब्र को लूटने की फिराक में होता है, पर हुआंग रुई और फेई फेई को वहाँ देख वो थोड़े सावधान हो जाते हैं ताकि पुलिस को भनक न लग जाए।
फेई फेई हुआंग रुई को मिलने के लिए बुलाती है, पर लुटेरे पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं और हुआंग रुई को अगवा कर लेते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, पर अपनी शक्तियों की वजह से वो उन लोगों के शरीर पर बने टैटू देख लेता है। फेई फेई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उससे पूछती है कि आंखें ढकी होने के बावजूद उसने ये सब कैसे देखा, पर वो अपनी इस जादुई शक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। लुटेरे कब्र के पास धमाका करते हैं। वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब गाँव के सब लोग शादी में बिजी हों। जैसे ही शादी में शोर शराबा बढ़ता है, धमाका होता है। फेई फेई को शक होता है कि हुआंग रुई भी लुटेरों के साथ है, इसलिए वो उसके हाथ में अपनी हथकड़ी बांध देती है। वो सुरक्षा का बहाना बनाकर हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती है। लुटेरे टॉर्च लेकर कब्र के अंदर घुस जाते हैं। फेई फेई, हुआंग रुई और सर्वे टीम भी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर चले जाते हैं। कब्र के अंदर कई खतरनाक जाल बिछे होते हैं, जिसकी वजह से टीम के लोग फंस जाते हैं। हुआंग रुई अपनी आंखों का इस्तेमाल कर उन जालों को देख लेता है। इसी वजह से वो फेई फेई को जहरीले तीरों से बचा पाता है। लुटेरों की भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। फेई फेई और हुआंग रुई आखिरकार अपनी टीम से मिल जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर मेंग एक सिक्का गिराती हैं जो जमीन पर गिरने के बजाय दीवार से चिपक जाता है। पता चलता है कि वहाँ बहुत तेज चुंबकीय शक्ति है। वाकई उस कब्र के अंदर बहुत सी अजीब चीजें हो रही थीं। उन्हें पता चलता है कि लुटेरे और वो लोग सिर्फ एक पत्थर की दीवार के फासले पर हैं। हुआंग रुई दीवार के पार देख लेता है और समझ जाता है कि उसे कैसे खोलना है। वो फेई फेई और प्रोफेसर को दरवाजा खोलने का तरीका बताता है, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करते हैं, दरवाजा खुलने के बजाय हुआंग रुई और फेई फेई नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। उस गड्ढे में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिससे फेई फेई का दम घुटने लगता है। हुआंग रुई ने फेई फेई से अपनी हथकड़ी खोलने को कहा, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि चाबी रेत में गिर गई। जब वो चाबी ढूंढने के लिए हाथ पांव मार रहा था, तभी फेई फेई ने अपनी बंदूक से एक शॉट चलाया, जिससे उसकी रूह कांप गई। उनके ऊपर रेत गिरती जा रही थी और ढेर ऊंचा हो रहा था। हुआंग रुई ने अपनी जादुई आंखों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। फेई फेई हैरान रह गई कि उसने दरवाजा खोलकर दोनों की जान बचा ली। फिर वो प्रोफेसर मेंग से मिले और सब मिलकर मकबरे के बीचों बीच पहुंचे। लुटेरों का गैंग दीवार के दूसरी तरफ फंसा हुआ था और वो बाहर निकलने के लिए दीवार को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। हुआंग रुई और प्रोफेसर ने मकबरे की पुरानी चीजों की जांच शुरू की। तभी हुआंग रुई ने अपनी आंखों से देख लिया कि एक बम फटने वाला है। उसने फेई फेई को बचाने के लिए उसे गले लगा लिया और तभी पूरा मकबरा जोर से हिल गया। लुटेरों ने इस धमाके का फायदा उठाया और वहां से भागने की कोशिश की ताकि पुलिस उन्हें न पकड़ ले। वो सब अलग अलग दिशाओं में भागे, जिनमें से एक अंकल लियू थे जो उसी गाँव के रहने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि फेई फेई ने उन्हें पहचान लिया है, तो उन्होंने एक दुल्हन को बंधक बना लिया। हुआंग रुई ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो बड़े भरोसे के साथ आगे बढ़ा और दुल्हन को छोड़ने के बदले खुद को उनके हवाले करने की बात कही। लुटेरे के शरीर पर लगे कैमरे के जरिए बिंग बिंग ये सब देख रही थी। अपने क्रश को बंदूक के सामने देख उसकी जान हलक में अटक गई। अचानक हुआंग रुई को उसकी जैकेट के अंदर एक टाइम बम दिखा। दरअसल वो लोग अंकल लियू को पकड़ने के डर से उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। शुक्र है कि बम को सही वक्त पर फेंक दिया गया और दोनों बच गए। बिंग बिंग ने फोन करके हुआंग रुई की आवाज सुनी, तब जाकर उसे चैन आया। अब हुआंग रुई अपनी आंखों की शक्ति को पूरी तरह कंट्रोल करने लगा था, यहाँ तक कि वो पलक झपकते ही पानी के पाइप को तोड़ सकता था और गिरते हुए पानी को हवा में ही रोक सकता था। ये वाकई कमाल का जादू था। भी वो खुश हो ही रहा था कि फूवान ने नया रायता फैला दिया। फूवान रईस बनने के चक्कर में एक नीलामी में गया और गलती से एक कीमती बर्तन तोड़ दिया। दुकान के मालिक ने कहा कि ये किसी और की अमानत है और इसकी पूरी कीमत भरनी होगी। फूवान को जब पता चला कि ये वॉरिंग स्टेट्स के जमाने का है, तो उसने चालाकी दिखाई और पूछा कि उस जमाने में मिट्टी के बर्तन कहाँ होते थे। ये तो आजकल की टेक्नोलॉजी है। मालिक ने माना कि ये नया है, तो फूवान खुश हो गया कि अब कम पैसे देने होंगे। पर जैसे ही मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, फूवान के होश उड़ गए। उसकी कीमत 20 लाख थी। फूवान चिल्लाया, आप मजाक कर रहे हो क्या? आप मुझे फंसा रहे हो। पर मालिक अड़ गया। फूवान ने ये सारी बात अपने भाई जुआंग रुई को बताई। अगले दिन दोनों उस दुकान पर पहुंचे। दोस्त का बदला लेने के लिए जुआंग रुई ने मालिक से 20 लाख की शर्त लगा ली। उसने कहा कि 1 घंटे के अंदर वो दुकान की सबसे कीमती चीज ढूंढ निकालेगा। अगर नहीं ढूंढ पाया तो 20 लाख देगा और अगर ढूंढ लिया तो वो चीज उसे मुफ्त में देनी होगी। मालिक मन ही मन हंसा और मान गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दुकान में 20 लाख की कोई चीज है ही नहीं। सबसे महंगी चीज भी बस 1 लाख की थी, बाकी सब नकली माल था। जुआंग रुई ने अपना पूरा ध्यान लगाया और अपनी गोल्डन आई खोल दी। उसकी आंखों के सामने दुकान का सारा सामान अपनी असली कहानी बयां करने लगा, लेकिन दुकान में एक भी चीज असली एंटीक नहीं थी। जुआंग रुई ने पूरा चक्कर लगा लिया, पर उसे कोई कीमती चीज नहीं मिली। मालिक बगल में खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि भाई जल्दी कर, टाइम निकला जा रहा है। जुआंग रुई ने पलटकर कहा, मालिक आपकी अलमारी में जो ये कचरा भरा है, क्या आपको खुद नहीं पता कि ये सब क्या है? तभी वहाँ ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिलने आए। मालिक ने जैसे ही मेहमान के लिए चाय छानना शुरू किया, जुआंग रुई की नजर उस चायदानी पर पड़ी। उसे लगा
ये कोई मामूली चीज नहीं है। उसने अपनी गोल्डन आई से देखा तो पता चला कि ये असली जीशा मिट्टी की बनी चायदानी है। ये इतनी कीमती चीज थी कि बड़े बड़े रईस इसे ढूंढते फिरते हैं। ऊपर से प्रेसिडेंट साहब ने भी ठप्पा लगा दिया कि उन्होंने ऐसी चीज पहले भी देखी है और ये वाकई बेमिसाल है। अब इतने बड़े नामी आदमी के सामने मालिक कुछ बोल नहीं पाया और उसे भारी मन से वो चायदानी जुआंग रुई को देनी पड़ी। इसकी कीमत 20 लाख से कहीं ज्यादा थी। प्रेसिडेंट साहब भी समझ गए कि जुआंग रुई कोई आम लड़का नहीं है और उन्होंने उसे शहर की सबसे बड़ी जेड स्टोन की मीटिंग में आने का न्योता दे दिया। मीटिंग में पहुंचकर जुआंग रुई की नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिसे सब फालतू समझ रहे थे। माँ भाई ने उसे समझाया कि इसमें दरारें बहुत बड़ी हैं। ये अच्छा नहीं हो सकता, तुम किसी महंगी वाली लाइन में जाकर दूसरा पत्थर चुनो। पर जुआंग रुई उसी पत्थर पर अड़ा रहा क्योंकि उसकी जादुई आंखों ने पत्थर के आर पार देख लिया था। उसे दिख गया था कि इस पत्थर के अंदर बहुत सारा कीमती आइस जेट छिपा है। तभी वहाँ एक अमीर बिगड़ा शहजादा आया और उसका मजाक उड़ाने लगा कि पैसे नहीं है तो यहाँ मत आओ, ये कोई कबाड़ी बाजार नहीं है जहाँ से कुछ भी उठा लोगे। यहाँ तक कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इस पत्थर से कीमती नगीना निकलने के चांस बहुत कम हैं। उन्होंने जुआंग रुई से कोई अच्छा पत्थर लेने को कहा पर वो अपनी बात पर पक्का रहा। अगली नीलामी में जुआंग रुई जिस भी पत्थर पर हाथ रखता वो अमीर लड़का उसे ज्यादा पैसे देकर छीन लेता। वो जुआंग रुई को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने पत्थर काटने लगा। पहले कट में जुआंग रुई के पत्थर में कुछ नहीं निकला। लोगों ने कहा कि भाई पहली बार में कुछ नहीं दिखा तो अब कुछ नहीं निकलेगा। वो अमीर लड़का हंसने लगा पर जुआंग रुई ने बिना परवाह किए बीच से दूसरा कट मारने को कहा। इस बार सबकी धड़कनें रुक गईं क्योंकि पत्थर के अंदर से चमकता हुआ हरा रंग दिखने लगा। लोग बोले भाई अब 1 लाख तो मिल ही जाएंगे, अब और मत काटो वरना ये भी चला जाएगा। पर जुआंग रुई ने तीसरी बार कटवाया। इस बार जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो बहुत ही दुर्लभ एमरल्ड ग्रीन पत्थर था। वहाँ मौजूद व्यापारियों ने तुरंत 1 करोड़ 80 लाख की बोली लगा दी। अब बारी थी उस अमीर लड़के के पत्थर की। जैसे ही उसका पत्थर कटा ऊपर से खूब हरा रंग दिखा। लोगों ने फौरन 1 करोड़ का ऑफर दे दिया। उस लड़के ने कहा मैंने खुद ये 90 लाख में लिया है, मुझे 10 लाख का मुनाफा नहीं चाहिए। उसने एक और कट लगवाया। इस बार कीमत 3 गुना बढ़ गई और लोग 3 करोड़ देने को तैयार हो गए। तभी बगल से जुआंग रुई ने उसे उकसाया, ये 3 करोड़ वाला पत्थर असली आइस जेट तो है नहीं, मैं होता तो अब तक बेच देता। अमीर लड़का चिढ़ गया और बोला तेरी और मेरी बराबरी क्या। उसने जोश में आकर अपने आदमी से एक और कट लगाने को कहा। जुआंग रुई मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपनी जादुई आंखों से देख लिया था कि उस पत्थर में सिर्फ ऊपर ही रंग है, अंदर सब खाली है। जैसे ही आखिरी कट लगा पत्थर बिल्कुल बेकार निकला। जो पत्थर 3 करोड़ में बिक रहा था वो अब रद्दी बन चुका था। अमीर लड़के का चेहरा देखने लायक था। उसे बहुत तगड़ा झटका लगा। जुआंग रुई और उसके दोस्तों ने सिर्फ 3000 लगाकर 1 करोड़ 80 लाख कमा लिए। गरीब जुआंग रुई अब रातों रात लखपति बन गया था। माँ भाई को भी समझ आ गया कि जुआंग रुई कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उसे खुश करने के लिए उन्होंने अपना एक आलीशान फार्म हाउस उसे गिफ्ट कर दिया। साथ ही जुआंग रुई को जेड स्टोन के बड़े सेंटर में चलने का न्योता मिला। पर जैसे ही वो वहाँ पहुंचा उसे एक पुरानी जेड की चीज पसंद आ गई। लेकिन इस बार वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। ये करीब 1000 साल पुरानी चीज थी जो किसी बड़े अफसर की हुआ करती थी। चीज तो बहुत बढ़िया थी पर पंगा ये था कि ये मुर्दे के साथ दफन की गई चीज थी। पुराने काम में माना जाता है कि ऐसी चीजें साथ में बुरी बलाएं लाती हैं। माँ भाई ने घबराकर पूछा कि दुकानदार को कैसे पता कि ये चीज साफ नहीं है। जुआंग रुई ने समझाया कि इस पर जो पीला रंग है वो मिट्टी की वजह से है और भूरा रंग साथ में दफन लोहे के असर से आया है। ये सुनकर माँ भाई ने मना कर दिया तो बीच में थैच ताम नाम का बंदा आ गया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने माँ भाई को मना लिया और वो चीज 80 लाख में फिक्स हो गई। घर आकर माँ भाई बड़े चाव से उसे देख ही रहे थे कि अचानक अजीब और गरीब चीजें होने लगी। कमरे की लाइटें लपक झपक करने लगी और खिड़की के बाहर से एक काला साया गुजरा। माँ भाई इतना डर गए कि सोफे से नीचे गिर पड़े। शोर सुनकर जुआंग रुई और उसका दोस्त भागे आए। माँ भाई ने कांपते हुए पूरी कहानी सुनाई पर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ। भला तीसरी मंजिल पर बाहर से कोई कैसे उड़ सकता है। सबने यही नतीजा निकाला कि वो जेड की चीज ही पनौती है। पर एंटीक बाजार का नियम है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। फिर भी थैच ताम ने कहा कि वो आधी कीमत वापस दिलाने की कोशिश करेगा। पर जब वो दुकान पर गए तो दुकानदार सिर्फ 10 लाख वापस करने को तैयार हुआ। माँ भाई भड़क गए कि 80 लाख की चीज के सिर्फ 10 लाख, ये तो सरासर लूट है। तब जुआंग रुई ने सीधा हमला बोला। उसने बताया कि कमरे की लाइटों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बालकनी वाला साया बगल वाले कमरे के लोगों का नाटक था जो आधी रात को कमरा खाली करके भाग गए। दुकानदार ने मानने से मना कर दिया पर जुआंग रुई के दोस्त ने पूरी कुंडली निकाल ली थी। पता चला कि 1 साल में 50 से ज्यादा लोग इसी तरह माल वापस कर चुके हैं और इस पूरी धांधली के पीछे थैच टाइम का ही हाथ है। माँ भाई को तब समझ आया कि उनके अपने ही खास आदमी ने उन्हें चूना लगाया है। उन्होंने उसे धमकी दी कि बीजिंग लौटकर वो उसे मजा चखाएंगे। होटल वापस आने पर जुआंग रुई को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डिनर पर ले गए पर वहाँ वो अमीर शहजादा हुआवी भी मौजूद था। हुआवी ने जुआंग रुई को परखने के लिए एक मूर्ति दिखाई और उसकी तारीफ करने लगा। जुआंग रुई ने उसे ऐसा जवाब दिया कि हुआवी का चेहरा उतर गया। डिनर के बाद हुआवी ने जुआंग रुई को ठिकाने लगाने के लिए एक गुंडे को भेजा। जुआंग रुई ने अपनी जादुई आंखों से उसे तुरंत पहचान लिया पर उस गुंडे में थोड़ी इंसानियत थी। उसने जुआंग रुई को चेतावनी दी कि ज्यादा सवाल मत करो और कुछ दिन भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
उसके जाने के बाद माँ भाई बिना जुआंग रुई की मदद के फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक नीलामी में उन्होंने एक कीमती दिखने वाला पत्थर भारी कीमत पर खरीदा, पर जब उसे बीच से काटा गया तो अंदर मिट्टी भी नहीं निकली, सब कुछ कोरा था। इतने महंगे पत्थर में थोड़ा सा भी हरा रंग नहीं निकला। माँ भाई ने दूसरी तरफ से कटवाया, पर नतीजा फिर वही सिफर, पत्थर बिल्कुल रद्दी निकला। हार मानकर उन्होंने जुआंग रुई को फोन किया। जुआंग रुई वहाँ पहुंचा और देखते ही समझ गया कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पत्थर असली था ही नहीं। इसके बाद उसने फिर अपनी गोल्डन आई खोली तो देखा कि पत्थर से हल्का नीला धुआं निकल रहा है। उसे लगा अभी भी उम्मीद बाकी है। फिर सबने जुआंग रुई के बताए हिसाब से पत्थर कटवाया और सच में हरा रंग निकल आया। ये देखकर माँ भाई की जान में जान आई। कम से कम उनका लगाया हुआ पैसा तो वसूल हो गया। अब तो माँ भाई जुआंग रुई के टैलेंट के फैन हो गए थे। इसके बाद जुआंग रुई ने अपनी जादुई आंखों का फायदा उठाकर उन सभी पत्थरों की लिस्ट बना ली जिनमें असली माल यानी जेड छिपा था। उधर हुआ वी की नजर जुआंग रुई पर थी। उसे पता था कि जुआंग रुई के पास कोई जादुई ताकत है। उसे डर था कि नीलामी के पीछे जो हेर फेर वो कर रहा है जुआंग रुई कहीं उसे पकड़ न ले। उसने चुपके से अपने आदमी भेजकर जुआंग रुई की वो डायरी चुरा ली। डायरी हाथ लगते ही हुआ वी बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने अपने आदमी पेंग फेई को पैसे देने से मना कर दिया और अपनी औकात दिखा दी। हुआ वी का असली चेहरा देखकर पेंग फेई ने जुआंग रुई के साथ हाथ मिला लिया। जुआंग रुई ने भी पुरानी बात याद रखी कि पेंग फेई ने उसे एक बार छोड़ दिया था, इसलिए उसने उसे अपनी टीम में रख लिया। इसके बाद दोनों चुपके से हुआ वी के ऑफिस में घुसे। हुआ वी को लग रहा था कि उसने सारी सेटिंग कर ली है और वही जीतेगा, लेकिन बाजी पलट गई और सारा माल माँ भाई के नाम हो गया। उसे क्या पता था कि जिस शिकार को वो फंसाना चाहता था वो अब खुद शिकारी बन चुका है। तभी जुआंग रुई को एक गजब का पत्थर दिखा। अपनी पावर से चेक किया तो पता चला कि अंदर बेशकीमती लाल रूबी छिपी हुई है। हुआ वी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने सबके सामने पत्थर कटवाया। पहले ही कट में सालों पुराना दुर्लभ लाल पत्थर निकल आया। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। लोग कहने लगे कि अगर इसका एक ब्रेसलेट भी बन जाए तो करोड़ों में बिकेगा। लोग वहीं पर 4 करोड़ का ऑफर देने लगे। तभी हुआ वी वहाँ आया और अकड़ दिखाते हुए 7 करोड़ की बोली लगा दी। उसने रौब झाड़ते हुए कहा कि हुआ खानदान का पत्थर पर नजर डालना ही बड़ी बात है, चुपचाप दे दो। लेकिन माँ भाई ने उसे घास नहीं डाली और कम पैसे में ही मिस्टैन को वो पत्थर बेच दिया। हुआ वी को वहाँ से बेइज्जत होकर जाना पड़ा। जुआंग रुई का शुक्रिया करने के लिए टैन के पिता खुद आए और जुआंग रुई को अपनी कंपनी का सलाहकार बना लिया। उन्होंने अपनी कंपनी के 10% शेयर भी जुआंग रुई को दिए और उसे म्यांमार चलने को कहा, जो कीमती पत्थरों का गढ़ माना जाता है। म्यांमार पहुंचते ही जुआंग रुई ने देखा कि वहाँ के पत्थरों की क्वालिटी बहुत ही ऊंचे लेवल की है। उसे एक पत्थर दिखा जिसमें पर्पल यानी बैंगनी रंग का टॉप क्वालिटी जेड था। वहीं एक अमीर औरत ने उससे सलाह मांगी। जुआंग रुई ने उसे राय दी और आगे बढ़ गया। फिर जुआंग रुई ने पूरी नीलामी के पत्थरों को ध्यान से देखा और टैन साहब से कहा कि उन्हें पत्थर नंबर 129 हर हाल में चाहिए। टैन साहब बोले कि वो पत्थर तो बड़ा अजीब और डार्क सा दिखता है, क्या वाकई वो अच्छा है? जुआंग रुई ने कहा कि बाहर से भले ही वो मामूली दिखे, लेकिन उसके अंदर बैंगनी और सुनहरी झलक है, यानी अंदर पक्का बेशकीमती माल छिपा हुआ है। बोली लगने से पहले उस औरत ने एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन किसी को उस पत्थर की असली कीमत समझ नहीं आई। आखिर में टैन साहब ने वो पत्थर जीत लिया। तभी जुआंग रुई की नजर सामने बैठी उसी औरत पर पड़ी। पता चला कि वो हु डंग है, म्यांमार के जेड बाजार की सबसे बड़ी मालकिन। टैन साहब ने सबके सामने पत्थर कटवाया। जैसे ही पहला कट लगा, उस मामूली से दिखने वाले पत्थर से गजब का बैंगनी जेड निकल आया। लोग हैरान रह गए क्योंकि इसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। गहने बनने के बाद तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ने वाली थी। हु मैडम की पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि ये टैन साहब की किस्मत नहीं बल्कि उनके पास खड़े इस लड़के का कमाल है। नीलामी खत्म होते ही उन्होंने टैन साहब की परवाह किए बिना जुआंग रुई को ऑफर दिया, बेटा क्या तुम मेरी पत्थर की खदानें देखना चाहोगे? जुआंग रुई थोड़ा झिझका, लेकिन टैन साहब ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। हु मैडम उसे अपनी खदान पर ले गयी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, जुआंग रुई को पास की एक बंद पड़ी खदान में जेड का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया। वो खदान 10 साल से बंद थी, लेकिन जुआंग रुई ने एक नजर में पहाड़ के आर पार देख लिया। उसे दिख गया कि पूरा पहाड़ बेशकीमती लाल पत्थरों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत हु मैडम को सलाह दी कि इस खदान को बेचना मत, क्योंकि ये आपको मालामाल कर देगी। हु मैडम को सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जुआंग रुई ने बहुत शांति से अपनी बात समझाई। उसने बताया कि उसे एक ऐसा पत्थर मिला है जो लैब के सैंपल्स जैसा है। आपकी टीम 10 साल से ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि असली सैंपल तो बाहर गायब हो गया था। इसका मतलब साफ था कि उस खदान से पहले भी बैंगनी जेड निकल चुका था। ये बहुत बड़ी खबर थी, पर किसी ने रिपोर्ट नहीं की बल्कि उसे चुरा लिया। हु मैडम तुरंत समझ गयी कि क्या खेल हुआ है। कोई है जो चाहता था कि मुझे इस खदान की असलियत पता न चले। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे थे। अब समझ आया कि क्यों खरीदार हर दिन मैडम पर खदान बेचने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद जुआंग रुई ने हु मैडम के साथ मिलकर खदान चलाने का ऑफर दिया और वो तुरंत मान गई। जुआंग रुई को शक था कि मैडम का सबसे खास आदमी ही उन्हें धोखा दे रहा है, पर हु मैडम को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदमी लाओ चाओ को पूछताछ के लिए बुलाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। हु मैडम की बेटी ने लाओ चाओ को सब बता दिया कि जुआंग रुई को खदान के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मैडम की बेटी को अपने साथ जांच के बहाने चलने को कहा और फिर दोनों गायब हो गए। हु मैडम परेशान ही थी कि तभी
खरीदार का फोन आया। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी हु युन का किडनैप हो गया है और सौदा करने वाले उसे छोड़ने के बदले खदान के कागज मांग रहे थे। सबने मिलकर उसे बचाने का प्लान बनाया। जुआंग रुई और वो लेडी पुलिस ऑफिसर जुआ खेलने वालों के भेष में कसीनो में घुसे। जुआंग रुई ने अपनी गोल्डन आई से कसीनो में ऐसा हाथ दिखाया कि वहाँ का मालिक खुद उसके साथ खेलने आ गया। लेडी ऑफिसर ने मौका पाकर वेटर के कपड़े पहने और हु युन को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ ही देर में उसने गार्ड्स को ढेर किया और हु युन को बचा लिया। उधर हु मैडम खरीदार को बातों में फंसाकर टाइम पास कर रही थी। जैसे ही उनका प्लान कामयाब हुआ, लाओ चाओ की नजर जुआंग रुई और हु युन पर पड़ गई, जो अभी भाग ही रहे थे। वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठकर निकलने वाले थे, गुंडों की एक टोली उनके पीछे पड़ गई। भागते वक्त जुआंग रुई की टांग में गोली लग गई। दूसरों को मुसीबत में न डालने के लिए जुआंग रुई ने हु युन से कहा कि तुम निकल जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर हु मैडम ने राहत की सांस ली। पर जब उन्हें पता चला कि जुआंग रुई खतरे में है, तो मैडम के तेवर एकदम बदल गए। वो कहने लगी, अरे आराम से बैठो, इतनी जल्दी क्या है। हु मैडम ने लोकल गैंग से पंगा लेने से मना कर दिया। जुआंग रुई के दोनों दोस्तों को गुस्सा आ गया और वो खुद उसे बचाने निकल पड़े। उधर लेडी पुलिस ऑफिसर घायल जुआंग रुई के साथ भाग रही थी, पर उसकी हालत खराब होती देख उसने उसे एक जगह छिपा दिया। उसने सोचा कि वो खुद गुंडों को दूसरी तरफ ले जाएगी, पर कितनी भी बहादुरी दिखा लो, बंदूक के आगे किसकी चलती है। पुलिस वाली को गुंडों ने पीट कर गिरा दिया, पर वो नहीं चाहती थी कि जुआंग रुई बाहर आए। आखिरकार गुंडे उसे उठा ले गए। जुआंग रुई को उसके दोनों दोस्त मिल गए और अब तीनों मिलकर लेडी ऑफिसर को बचाने गैंग के अड्डे पर पहुंचे। अपनी जादुई पावर की मदद से कमजोर दिखने वाला जुआंग रुई दूसरों की हर चाल पहले ही भांप रहा था। बस कुछ ही मिनटों में उसने पहरेदारों को धूल चटा दी और पुलिस वाली को छुड़ा लिया। पर जैसे ही उन्हें लगा कि वो बच निकले हैं, गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गैंग का लीडर बोला, पहले इसकी आंखें निकालूं या सीधा खोपड़ी उड़ा दूं। सब के सब पकड़े गए थे। वो साइको विलेन उनके साथ रशियन रोलेट खेलने लगा। सबने बारी बारी ट्रिगर दबाया, पर गोली नहीं चली। जैसे ही जुआंग रुई की बारी आई, किस्मत से टैन हुइन बिंग वहाँ सही वक्त पर पहुँच गई। इस तरह जुआंग रुई की जान बच गई। उसकी पसंद की लड़की ने ही उसे बचा लिया। इसके बाद जुआंग रुई खुशी खुशी टैन के साथ शॉपिंग करने गया। सड़क किनारे एक दुकान से गुजरते हुए उसने अपनी गोल्डन आई का इस्तेमाल किया और एक पुराने बॉक्स के अंदर कुछ देखा। उसने 40,000 देकर उसे खरीद लिया। घर आकर जब उसने उसे खोला तो अंदर एक खजाने का नक्शा निकला। पुराने फौजी पेंग फेई ने देखते ही पहचान लिया कि ये जापानी सेना का छोड़ा हुआ नक्शा है, जो वो भागते वक्त छिपा गए थे। जुआंग रुई और उसके दोस्त नक्शे वाली जगह पर पहुंचे, पर जैसे ही वो एक खाली मैदान में पहुंचे, जुआंग रुई को लगा कि उसका पैर किसी चीज पर पड़ा है। अपनी जादुई आंखों से देखने पर उसे तुरंत पता चल गया कि ये जापानी सेना की बिछाई हुई बारूदी सुरंग है, जो काफी पुरानी होने की वजह से कभी भी फट सकती है। शुक्र है कि पेंग फेई स्पेशल फोर्स का जवान रह चुका था और उसे बम डिफ्यूज करना आता था। उसने जुआंग रुई से कहा कि वो एक भारी पत्थर लाए, ताकि जैसे ही जुआंग रुई पैर हटाए वो पत्थर वहाँ रख दे। लेकिन जुआंग रुई को बचाने के चक्कर में पेंग फेई ने उसे धक्का दे दिया और खुद उस पर पैर रख दिया। ये क्या किया तुमने? ये बम है, हिलो मत, पीछे हटो। किस्मत अच्छी थी कि बम बहुत पुराना था, इसलिए फटा नहीं। पर तभी लोकल गैंग के गुंडों ने उन्हें देख लिया और पकड़ने आ गए। सबकी जान बचाने के लिए जुआंग रुई को सच बताना पड़ा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसने ये भी कहा कि वो ऐसी चीजें देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, पर गैंग का बॉस नहीं माना। जुआंग रुई ने अपना पूरा ध्यान लगाया और गोल्डन आई खोल दी। उसने बॉस के शरीर पर बने टैटू और एक पुराना निशान देखा। ये निशान बचपन का है ना? अपने बाप के टॉर्चर की वजह से ही तुम आज इस काले धंधे में आए हो, है ना? बॉस चिल्लाया, अपना मुंह बंद रख। आखिर में जुआंग रुई पूरी गैंग को खजाने की तलाश में ले गया। उसके हिसाब से खजाना एक झरने के पास होना चाहिए था। ये सुनते ही बॉस भड़क गया, क्योंकि वो बचपन से वहीं रहा था, पर उसने वहाँ कभी कोई झरना नहीं देखा था। अपनी बात साबित करने के लिए जुआंग रुई ने फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसे दूर एक पत्थर पर झरना लिखा हुआ दिखा। बॉस को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने अपने आदमी भेजे और सब वैसा ही निकला जैसा जुआंग रुई ने कहा था। अब बॉस को यकीन हो गया। जुआंग रुई ने आसपास देखा तो उसे घनी झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखी। जुआंग रुई के बताए रास्ते पर चलते हुए वो सब गुफा के अंदर पहुंचे, जहां सोने की ईंटों का ढेर लगा था। जब गुंडे सोना देखकर पागल हो रहे थे, जुआंग रुई चुपके से एक पत्थर की दीवार के पास गया। अपनी पावर से देखा तो अंदर एक लोहे का डिब्बा छिपा था। उसने जैसे ही वो डिब्बा निकाला, बाहर गोलियां चलने लगीं। दो गैंग्स के बीच खूनी जंग छिड़ गई और दोनों तरफ के काफी लोग मारे गए। जुआंग रुई ने मौका पाकर डिब्बे के अंदर से एक पुरानी बांस की स्क्रिप्ट निकाल ली। तभी वहाँ धुआं छोड़ने वाले बम फेंके गए और सब बेहोश हो गए। जुआंग रुई के हाथ से वो स्क्रिप्ट भी छीन ली गई, पर बेहोश होने से ठीक पहले लेडी ऑफिसर ने हमलावर का नकाब खींच लिया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, टैन हुइन बिंग थी। जब जुआंग रुई को होश आया तो उसने खुद को वापस घर पर पाया। बिंग बिंग के साथ बिताए एक एक पल को याद करके जुआंग रुई का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने चाहा, उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वही उस लूट और पिछली सारी वारदातों के पीछे का असली दिमाग थी। जुआंग रुई के लिए यह बहुत गहरा सदमा था। उसका इंसानों और भरोसे पर से विश्वास ही उठ गया। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी हुआ
वह सब बस एक सोची समझी साजिश थी। इस धोखे के दर्द से पीछा छुड़ाने और मन को शांत करने के लिए उसने अपनी पुरानी टीम के साथ इनर मंगोलिया के इलाकों में जाने का फैसला किया। लेकिन जब सब तैयारी हो गई तो वहाँ के गाइड ने ऐन मौके पर तेवर बदल लिए। वह किसी भी हाल में उन्हें आगे ले जाने को तैयार नहीं था। वह चिढ़कर बोला, तुम लोग कहीं भी खुदाई करना शुरू कर देते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इस घास के मैदान की हरियाली आसमान की बारिश और जमीन के पानी के भरोसे टिकी है? आखिर में उसने एक शर्त रख दी, अगर तुम्हारी टीम का कोई भी बंदा मुझे कुश्ती में पछाड़ दे तभी मैं हार मानूंगा और तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही पुलिस वाली फेई फेई चुप नहीं बैठ सकी। वह आगे आई और बोली, तो क्या बस तुम्हें हराने भर से तुम हमें वहाँ ले जाओगे? अब मुकाबला एकदम बेमेल था। एक तरफ 50 किलो की फेई फेई और दूसरी तरफ 100 किलो से भी ज्यादा भारी मंगोलियाई पहलवान। उस पहलवान ने फेई फेई का मजाक उड़ाया और अपने छोटे भाई को आगे भेज दिया, जाओ इस लड़की के साथ थोड़ा हाथ हल्का रखना। लेकिन फेई फेई को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने बड़ी बारीकी से सामने वाले की चाल को देखा और उसकी कमजोरी पकड़ ली। जैसे ही पहलवान ने एक छोटी सी चूक की, फेई फेई को मौका मिल गया। उसने झपट्टा मारकर उसकी जैकेट पकड़ ली और फेई फेई ने दांव लगाया और उस तगड़े पहलवान को जमीन चटा दी, जिससे वह पहलवान धूल फांकने लगा। अब जाकर गाइड ने फेई फेई का लोहा माना। लेकिन सच तो यह था कि फेई फेई उस भारी भरकम पहलवान के सामने टिक नहीं पा रही थी। उसकी हिम्मत देखकर गाइड उस पर लट्टू हो गया और बोला, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए। फेई फेई को इस मुसीबत से बचाने के लिए जुआंग रुई खुद मैदान में उतरा। पहलवान ने उसे देखकर मजाक उड़ाया, तेरा यह कमजोर शरीर मेरा एक बार भी झेल पाएगा? फिर दोनों के बीच शर्त लगी, अगर जुआंग रुई जीत गया तो गाइड रास्ता दिखाएगा और अगर हारा तो उसे मर्दों की तरह चुपचाप पीछे हटना होगा। देखने में तो जुआंग रुई उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी गोल्डन आईज से पहलवान की कमजोरी भांप ली। उसे पता चल गया कि पहलवान के पैर पर एक पुराना जख्म है। जैसे ही पहलवान पूरी ताकत से आगे बढ़ा, जुआंग रुई ने फुर्ती से उसके उसी जख्म पर लात जड़ दी। पहलवान दर्द के मारे घुटनों पर आ गिरा। जुआंग रुई के दोस्तों को यकीन नहीं हुआ कि उसने इतने बड़े पहलवान को धूल चटा दी है। वादे के मुताबिक गाइड उन्हें एक पुरानी कब्र तक ले गया। वहाँ बीचों बीच एक ताबूत रखा था। जैसे ही लोग उसे खोलने वाले थे, जुआंग रुई ने अपनी आंखों से देखा कि ताबूत को पारे से सील किया गया है। उसने सबको रोक लिया और सबकी जान बच गई। पुराने जमाने में कब्र चोरों को रोकने के लिए ऐसा किया जाता था, ताकि ताबूत खुलते ही जहरीली गैस से सबकी मौत हो जाए। ताबूत खोलने पर उसमें कुछ खास नहीं मिला, बस एक जेड की शतरंज की बिसात थी। तभी जुआंग रुई को चक्कर आने लगे। बार बार जादुई आंखों का इस्तेमाल करने से उसे अब खतरनाक साइड इफेक्ट्स होने लगे थे, सिरदर्द और आंखों की रोशनी का अचानक चले जाना। किस्मत से वह जल्दी ठीक हो गया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला, जिस पर शतरंज का एक खेल बना था। जैसे ही जुआंग रुई ने वह जेड वाली बिसात वहाँ लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर एक और ताबूत था, पर वहाँ भी कोई लाश नहीं मिली, बस कुछ मामूली चीजें थीं। जुआंग रुई बहुत निराश हुआ, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया, जिसमें उसने खुद जैसा दिखने वाला एक आदमी देखा। वह आदमी फुंगकुएन था, जिसके पास सबसे पहले ये जादुई आंखें थीं। जुआंग रुई ने उससे इन आंखों का राज पूछना चाहा, पर उसने कहा, तुम यह नहीं जानना चाहोगे। अगले दिन जुआंग रुई जो भी खा रहा था, उसे सब बेस्वाद लग रहा था। उसकी स्वाद लेने की ताकत खत्म हो गई थी। उसके दोस्त परेशान थे, पर सिर्फ उसे पता था कि उसके शरीर के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। युन को जुआंग रुई के पास से इन आंखों से जुड़ी फाइलें मिली, तो उसने सच उगलवा लिया। जुआंग रुई ने बताया कि इन आंखों की वजह से वह बहुत दर्द झेल रहा है। वह बस कुछ साल और जिंदा रहना चाहता था। तभी बिंग बिंग ने उसे फुंगकुएन की वह पुरानी चिट्ठी लौटाई। जुआंग रुई को लगा इसमें इलाज मिलेगा, पर वहाँ लिखा था कि पहली बार जिसके पास ये आंखें थीं, उसके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और वह बहुत बुरी हालत में बूढ़ा होकर मर जाता है। तभी मिस्टर गू ने उसे मिलने बुलाया। वह भी इन आंखों का राज जानते थे, लेकिन जब जुआंग रुई वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मिस्टर गू का कत्ल हो चुका है। मिस्टर गू के फोन पर रियोसुके नाम के आदमी का मैसेज था, जिससे सारा शक उसी पर गया। जब जुआंग रुई ने रियोसुके को पकड़ा तो उसने कहा कि वह कातिल नहीं है। उसने बताया कि सालों पहले जुआंग रुई के दादाजी और रियोसुके के पिता एक साथ मिशन पर गए थे। वहाँ हुए एक धमाके के बाद रियोसुके के पिता के पास भी ये जादुई आंखें आ गई थीं और उन्हें भी वही सब बीमारियां झेलनी पड़ी थीं। रियोसुके ने जुआंग रुई से मदद मांगी कि वह उन खास जेड आई का राज पता करे, ताकि इस बीमारी का इलाज मिल सके। जुआंग रुई फिर से अपने काम में जुट गया। जुआंग रुई ने अपनी जादुई आंखों से उस नमक मुख जेड आई को ध्यान से देखा। ऊपर से तो वो पत्थर एकदम मामूली था, पर उसका सबसे बड़ा राज उसके अंदर छिपा काला पदार्थ था। वो असल में अंतरिक्ष के एक उल्का पिंड का टुकड़ा था, जो अब उस पत्थर का हिस्सा बन चुका था। वैसे तो वो शांत था, पर अगर वो पत्थर टूट जाए और वो काला पदार्थ हवा के संपर्क में आ जाए तो उसमें से बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है। यह रेडिएशन सीधा इंसान के दिमाग की नसों पर असर डालता है। जुआंग रुई की जादुई आंखें असल में एक सुपर पावर तो थीं, पर वो शरीर के लिए एक जानलेवा बीमारी बन चुकी थीं, जिसका आखिरी नतीजा सिर्फ मौत था। अपनी बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए जुआंग रुई और उसकी टीम गांसू के रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। पेंग फेई का एक पुराना फौजी दोस्त वहाँ रहता था, पर जैसे ही उन्होंने गुफाओं के बारे में पूछा, वो चुप हो गया। उसने कहा कि वक्त बदल गया है, अब उसके पैर और कमर साथ नहीं देते और उसने 2 साल से रेगिस्तान की शक्ल तक नहीं देखी है। जब उसके बेटे ने मदद करनी चाहिए तो उसने उसे बुरी तरह डांट दिया और खाना तैयार करने को कह दिया, पर पेंग फेई के बहुत समझाने पर उसने पुराने
राज खोले। उसने बताया कि 24 साल पहले 15 अगस्त की चांदनी रात को उसने वो रहस्यमयी गुफा देखी थी। अंदर सिर्फ टूटी फूटी बुद्ध की मूर्तियां थीं। जैसे ही उसने एक मूर्ति को छुआ, जमीन हिलने लगी और वो जान बचाकर बाहर भागा। उसके बाद से वो गुफा कभी नहीं दिखी और जो लोग वहाँ गए थे वो हमेशा के लिए गायब हो गए। वहाँ के लोग उसे एक शापित जगह मानते थे। उस चाचा ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया, पर जुआंग रुई के पास अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता था। जैसे ही वो रेगिस्तान में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके पीने का सारा पानी बहा दिया है। प्यास से बचने के लिए वो चाचा के बताए एक झरने के पास पहुंचे, पर जैसे ही सबने पानी पिया वो बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पानी में नशीली दवा मिला दी थी। तभी बिंग बिंग के आदमी भी वहाँ गाड़ियों से पहुँच गए। उनका मकसद जुआंग रुई से पहले उस गुफा तक पहुँचना था। खतरा बहुत बड़ा था, पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाचा की मदद से उन्हें वो गुफा मिल गई, पर एक शर्त थी, चांद ढलने से पहले बाहर निकलना होगा, वरना वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। गुफा 24 साल बाद खुली थी, पर उसके अंदर की मशालें अब भी जल रही थीं। वहाँ उन्हें एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर कोड लॉक लगा था। जुआंग रुई ने अपनी आंखों के दम पर वो लॉक खोल दिया, पर तभी बिंग बिंग के गुंडे वहाँ आ धमके। उन्होंने जुआंग रुई का मजाक उड़ाया कि उसने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। तभी टीम के एक सदस्य ने बम फेंककर धुआं कर दिया और वो अंदर भाग निकले। जुआंग रुई ने बुद्ध की मूर्ति के नीचे एक गुप्त रास्ता ढूंढ निकाला। दोस्तों की मदद से मूर्ति हटाई गई और नीचे एक तहखाना मिला जो फुंग कुयेन की कब्र का नक्शा था। वो एक घाटी में पहुंचे, पर वहाँ दूर दूर तक कोई कब्र नहीं दिख रही थी। वहाँ बस एक पुरानी धूप घड़ी सन डायल थी। फुंग कुयेन ने उनके लिए एक पहेली छोड़ी थी जिसे सुलझाने के लिए पुरानी चीनी भाषा का ज्ञान जरूरी था। जुआंग रुई ने डायरी की मदद से पहेली हल की। जैसे ही उसने वहाँ का गुप्त लीवर घुमाया, सामने की पहाड़ी की दीवार खिसक गई और एक गुफा का रास्ता खुल गया। दूर छिपे हुए शिकारी बस इसी मौके की तलाश में थे कि कब रास्ता खुले और वो जुआंग रुई का काम तमाम कर सकें। लेकिन तभी बिंग बिंग सही समय पर जुआंग रुई को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गई। उसे उन कातिलों के पूरे प्लान का पता चल गया था, जिससे अब सबको समझ आ गया कि उन्हें बहुत जल्दी करनी होगी। जब वो पुरानी कब्र के पास पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा था। जुआंग रुई को अपनी जादुई आंखों पर पूरा भरोसा था, पर अब उसका वो भरोसा डगमगाने लगा। वहाँ अंदर जाने के लिए 8 अलग अलग रास्ते थे, पर असली रास्ता सिर्फ एक ही था। एन उसी वक्त जुआंग रुई की आंखों की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। उसने कितनी भी कोशिश की, पर वो जादुई आंखें वहाँ बेअसर हो गईं। शायद यह उसके लिए कोई बड़ी परीक्षा थी। जुआंग रुई ने गौर किया कि हर रास्ता एक खास इशारे या निशान से जुड़ा है। किस्मत से उसने अपने उस्ताद मिस्टर डुक से पुराने चक्रों और रास्तों के बारे में सीखा था। उसने अपनी सूझबूझ से 8 में से 6 रास्ते गलत बताकर हटा दिए। अब सिर्फ 2 रास्ते बचे थे और जान का खतरा आधा आधा था। गुंडे पीछे से करीब आ रहे थे। तभी युन, जिसे सब पैसों का लालची समझते थे, उसने जुआंग रुई को रोका और खुद एक रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा ताकि अपने पक्के दोस्त के लिए सही रास्ता खोज सके। वह बोला, यह काम तुम नहीं करोगे, याद है ना मैं तुम्हारा लकी स्टार हूँ। पता चला कि पुराने जमाने के उस आदमी की जादुई आंखें बिजली गिरने और आसमान से गिरे पत्थर के टकराने की वजह से बनी थी। उनकी शक्ति जुआंग रुई की शक्ति से हजारों गुना ज्यादा थी। पर अफसोस, वहाँ की सबसे जरूरी पेंटिंग किसी ने बर्बाद कर दी थी। जुआंग रुई को अपनी बीमारी का इलाज वहाँ भी नहीं मिला और सबको मायूस होकर लौटना पड़ा। जब वो लोग वहाँ से विदा लेने वाले थे, तभी उन्हें अचानक जुआंग रुई के दादाजी की डायरी मिल गई। पता चला कि बरसों पहले रियोसुके के पिता को बिजली का झटका लगा था और एक धमाका हुआ था जिससे वो कीमती पत्थर टुकड़ों में बिखर गया था। दादाजी उन्हें एक गांव में ले गए थे जहां रियोसुके के पिता की आंखों का रंग सुनहरा हो गया। वो उस सूखे कुएं के नीचे भी पानी देख पा रहे थे जो बरसों से सूखा था। रियोसुके के पिता की शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने लकड़ियों के ढेर के नीचे छिपा सोना भी देख लिया। दादाजी ने जब वहाँ खुदाई की तो सच में सोने के टुकड़े मिले, पर यह सब देखकर उनके एक साथी त्यूमा के मन में लालच आ गया। उसे उन सुनहरी आंखों का चमत्कार समझ आ गया था। अगली सुबह जब दादाजी सो रहे थे तो उस दरिंदे त्यूमा ने रियोसुके के पिता पर हमला कर दिया और चिल्लाया, अपनी आंखें मुझे दे दो। दादाजी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर लालच में अंधे हो चुके त्यूमा ने वही खूनी खेल खेल दिया और फिर वहाँ से गायब हो गया। अपने दादाजी के कातिल को ढूंढने के लिए जुआंग रुई फिर से मिस्टर डुक के पास गया। उसने सारी कहानी सुनाई। मिस्टर डुक ने जब पुरानी तस्वीरें देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने इशारा किया कि अगर कातिल तस्वीर में नहीं है तो पक्का वही तस्वीर खींच रहा होगा। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वो पुराना साथी त्यूमा अब एक बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके तार बिंग बिंग के पिता से जुड़े थे, पर बिंग बिंग के पिता ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो तो बहुत पुरानी बात है। पुलिस की पूछताछ से बिंग बिंग के पिता अब घबरा गए, इसलिए उन्होंने पुराने साथी त्यूमा को सौदा करने के लिए बुलाया। पर उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी बेटी बिंग बिंग ने उनकी सारी बातें चोरी छिपे सुन ली हैं। जुआंग रुई की मदद करने के लिए बिंग बिंग खाना परोसने वाली बनकर वहाँ गई थी और उसे अपने पिता का भयानक राज पता चल गया कि उन्हें बस उस जादुई पत्थर से मतलब है। जुआंग रुई मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंग बिंग ने सबूत ढूंढने के लिए अपने ही घर के कोने कोने की तलाशी ली। जब उसके पिता को पता चला तो बिंग बिंग ने उनके गले पर चाकू रख दिया, पर उसके पिता बहुत चालाक थे।
उन्होंने उसे एक चलचित्र दिखाया जिसमें जुआंग रुई को किडनैप कर लिया गया था। मजबूर होकर बिंग बिंग को कदम पीछे खींचने पड़े। तभी पुलिस वहां पहुंची, पर बिंग बिंग के पिता ने अपनी ही बेटी को ढाल बना लिया और वहां से भाग निकले। जुआंग रुई कुछ जानकारी लेकर अपने गुरु मिस्टर डुक के पास गया, पर गुरु ने बीमारी का बहाना बनाकर दरवाजा नहीं खोला। तभी जुआंग रुई को एक धमकी भरा फोन आया कि गुरु उनके कब्जे में है और उन्हें बचाने के लिए दादाजी की डायरी लानी होगी। जुआंग रुई डायरी लेकर पहुंचा। पुलिस ने भी जाल बिछाया था, पर बिंग बिंग के पिता ने जुआंग रुई पर बंदूक तान दी। गुरु उसे बचाने के लिए आगे आ गए। पुलिस ने गोली चलाई और बिंग बिंग के पिता का खेल खत्म कर दिया। पिता की मौत के बाद बिंग बिंग को उनकी लाठी में एक छिपा हुआ रिकॉर्डर मिला। जब जुआंग रुई ने उसे सुना तो उसके होश उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग से साफ हो गया कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही गुरु है जिस पर जुआंग रुई सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बरसों पहले का वो कातिल त्यूमा असल में गुरु ही था। जुआंग रुई को यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुरु के घर जाकर उनकी पसंदीदा पुरानी कुल्हाड़ी देखी। अपनी जादुई आंखों से उसने देखा कि यही वो हथियार था जिससे उसके दादाजी का कत्ल हुआ था। गुरु विदेश भाग चुके थे। पुलिस ने जुआंग रुई को लालच बनाकर उन्हें फंसाने की योजना बनाई, पर गुरु ने उल्टा जुआंग रुई और उसकी साथी को ही कैद कर लिया। जुआंग रुई ने गुस्से में पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरु ने लाचारी का नाटक किया। उन्होंने बताया कि वो शुरू से ही जुआंग रुई की आंखों की ताकत छीनना चाहते थे, यहाँ तक कि उसकी साथी त्यू दाओ भी गुरु की जासूस निकली। गुरु ने एक डॉक्टर को मजबूर किया कि वो जुआंग रुई की आंखें निकालकर उनके शरीर में लगा दे। जब चीर फाड़ शुरू होने वाली थी तभी पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। गुरु ने जुआंग रुई को मारना चाहा, पर पुलिस की गोली उन्हें लग गई और जुआंग रुई बच गया। इतनी धन दौलत मिलने के बाद भी जुआंग रुई खुश नहीं था, क्योंकि इन आंखों ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। उसने पक्का मन बना लिया कि वो इन जादुई आंखों को शरीर से निकलवा देगा, क्योंकि यही उस बीमारी का इकलौता इलाज था। जैसे ही उसे ऑपरेशन के कमरे में ले जाया गया, पता चला कि गुरु अस्पताल से गायब हैं। त्यू दाओ ने चुपके से गुरु की आंखों का ऑपरेशन शुरू करवा दिया था ताकि जुआंग रुई की आंखें उन्हें मिल जाएं। पर जैसे ही काम शुरू हुआ, गुरु का शरीर उन आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी हालत खराब होने लगी। तभी त्यू दाओ को एक गुप्त फोन आया कि वो पत्थर ले आएगी। कहानी यहाँ खत्म हो गई है, पर कई राज अभी भी बाकी हैं। लगता है इसका दूसरा सीजन भी आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुआंग रुई और उसकी जादुई आंखों की यह रोमांचक कहानी? उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। क्या आपको लगता है कि गुरु फिर से वापस आएगा? ऐसी ही और भी दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि अगली कहानी आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।